नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 2 सितंबर और देखेंगे आज के मुख्य समाचार। दरअसल हो सकता है आप सभी को मेरी आवाज़ काफ़ी भारी लगे आज, क्योंकि मुझे काफ़ी थ्रोट पेन है, तो इस कारण से आज भर बस मैनेज कीजिए किसी तरह। तो पहला न्यूज़ है आपका, IMF टू एक्सटेंड $2.9 बिलियन टू श्रीलंका। श्रीलंका का क्राइसिस आप सभी से छुपा नहीं है। इसी सिलसिले में IMF काफ़ी चर्चा में है। IMF से रिलेटेड 2022 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था। अगर आप देखो क्वेश्चन तो क्या था कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन और फॉलोइंग। ऑप्शंस आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक थे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड था, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव था और वर्ल्ड बैंक था। तो इसमें आप देखो तो सही आंसर जो होगा क्या होगा आपका, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो ब्रीफली देख लेते हैं क्या है ये दोनों टर्म्स की रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। जो आपका रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है RFI, वो कुछ नहीं बट एक जरिया है अति शीघ्र फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का उन मेंबर कंट्रीज़ को जो अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट से जूझ रहे हैं। इसको बनाया ही इसीलिए गया था कि IMF के फाइनेंशियल सपोर्ट को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ताकि डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ के डाइवर्सिफाइड नीड्स को एड्रेस किया जा सके। अब देखते हैं हम कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या है। जब किसी लो इनकम कंट्री के ऊपर बड़ी समस्या आती है, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या फिर कोई एपिडेमिक्स हो गया, तो ऐसे में कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, तब IMF रैपिड फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है ऐसे कंट्रीज़ को जीरो इंटरेस्ट रेट पर और विदाउट एनी कंडीशनलिटी रिव्यू, मतलब बाद में भी कोई उस पर कोई कंडीशन न लगे वैसे रिव्यू पर। और आप देखो तो IMF ने कोविड क्राइसिस के समय 45 से ज़्यादा कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, ऐसे ही जीरो इंटरेस्ट रेट पर। IMF का निर्माण ही इसी ध्येय से हुआ था कि हेल्पिंग इट्स मेंबर्स इन क्राइसिस। अभी श्रीलंका के क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए IMF ने श्रीलंका के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत $2.9 बिलियन का लोन पैकेज श्रीलंका को प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप देखो तो IMF कई सारे रिपोर्ट्स भी रिलीज करता है, जिसमें से ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो इसका आपका साल में 2 बार पब्लिश होता है, एक तो अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। और मेन की टॉपिक्स जो इसमें कवर होते हैं वो है आपके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिर का आपका कॉरपोरेट फंडिंग होता है, फिर कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी होता है, इमर्जिंग एंड फ्रंटियर मार्केट्स होता है, और साथ में बैंक कैपिटल होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रहेंगे। वैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी IMF के द्वारा ही रिलीज होता है, वो भी साल में 2 बार होता है, और ये मेनली आपका ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेटा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट IMF। एक और चीज़ आप बताएंगे मुझे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सेकेंड न्यूज़ देखें तो वो है आपका इफेक्टिंग द बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा पूरा भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 को नोटिफाई किया गया था। 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके कारण काफ़ी कचरा फैलता है, प्लस इसका जो वेस्ट है वो अनमैनेज रहता है। पर देखो तो कभी भी हम इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना या तो काफ़ी पतला रहता है, कहीं पर वो छूट जाता है। इवन आपने देखा होगा जो दूध की थैलियाँ होती हैं, आपने दूध को निकालने के लिए एक पतला सा कट मारता है और छोटा सा जो पोर्शन होता है वो ऐसे ही वेस्ट रहता है। तो इन सभी चीज़ों के कारण इसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इंडिया UNEA यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का पार्ट भी है, जिसमें कुल 124 नेशंस हैं। इंडिया ने एक रिजोल्यूशन साइन किया है कि फ्यूचर में एक एग्रीमेंट के थ्रू मेंबर कंट्रीज़ पर एक लीगल बाइंडिंग होगा कि वो प्लास्टिक के फुल लाइफ साइकिल को एड्रेस करें, फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल, मतलब स्टार्टिंग से लेके अंत तक उनका क्या साइकिल है वो सभी को वो मैनेज करेंगे। इन सिंगल यूज प्लास्टिक्स का टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट रहता है। अगर आप देखो तो भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या हैं, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के अंतर्गत 30 सितंबर 2021 से भारत में प्लास्टिक कैरी बैग्स जिसकी थिकनेस 75 माइक्रोन से कम होगी, उसके मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग और सेल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही भारत सरकार ने एक इकोसिस्टम बनाने को लेकर काफ़ी कदम उठाए हैं, जिसके अंदर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ बैन हो,
जाकि अब साथ साथ अवेयरनेस भी फैलाई जाए। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ग्रीवेंस रिड्रेसल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। अब देखिए, ये सभी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है या सरकार कर रही है, ये तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक स्टेक होल्डर्स यानी हम और आप इंथुजियास्टिकली इस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो हमें भी एज एन एडुकेटेड पर्सन अवेयरनेस फैलाना होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। आज हम सभी के लिए काफ़ी गौरवान्वित होने का पल भी है। पहला इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा कोच्चि में कमीशन किया गया। डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान और आर्थिक नुकसान के साथ साथ रणनीतिक रूप से काफ़ी गंभीर खतरा है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत बीते दशकों के अप्रोच से मतलब सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत के से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। अगर आप देखो तो डेडिकेटेड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें हम डिफेंस प्रोडक्शन में काफ़ी बूस्ट अप कर रहा है, प्लस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रहा है। आपने नाम सुना होगा आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ये आपका मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को काफ़ी सपोर्ट करता है। अगर आप देखो तो हम अब 3 डायमेंशनल आत्मनिर्भर नेवी हैं, जो कि बहुआयामी रूप से काम करने में सक्षम है। चाहे वो रिलीफ कैंपेन से लेकर युद्धाभ्यास तक हो, हम सशक्त और समर्थ हैं। हमारे बायर्स से बिल्डर बनने की जो प्रेरणा है वो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंडस वैली के लोथल से हो, या चोल डायनेस्टी के राजाओं का एक दान हो, या शिवाजी महाराज का नौसेना बनाने की कल्पना हो, आज 39 शिप्स और सबमरीन्स हमारे शिपयार्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन में है। भविष्य में हमारा जो सबमरीन प्रोग्राम आएगा वो हमारे अभी तक के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। आईएनएस विक्रांत, जिसका नाम हमारे लेजेंडरी कैरियर विक्रांत पर पड़ा है, जिसने 1971 वार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इंडियन नेवी वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही हम उन 6 देशों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर के डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग करें, वो भी इंडिजिनसली। अगर आप देखो तो 26,000 टन का वारशिप ग्रेड स्टील का डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और प्रोडक्शन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। 500 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज के कोलैबोरेशन से बनी ये शिप डायरेक्टली 2,000 लोगों को रोजगार मुहैया करवाती है, प्लस 13,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिलवाई है। अगर आप देखो कैरिंग कैपेसिटी की बात करें हम, तो अप्रोक्स 1700 क्रू मेंबर्स को कैरी कर सकता है, प्लस 30 फाइटर प्लेन्स को होल्ड कर सकता है। आप देखो तो खुद का 88 मेगावाट का पावर जनरेशन भी है शिप के अंदर ही। तो ये थे आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स इस पर इस वीक पर आएंगे, क्योंकि आज ही इसका कमीशन हुआ है, तो अभी 1-2 दिन में इस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो हम उस पर फिर कभी डिटेल में और बात करेंगे। तो ये थे आज के आपके कुछ मुख्य समाचार। मिलेंगे कल फिर कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।